नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की उन्नत किस्मों से किसान होंगे माला माल। तिल की फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी सलाह। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि की उन्नति के लिए कृषि वैज्ञानिकों, किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की बढ़ती आबादी को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए देश के किसान और कृषि वैज्ञानिक लगातार नई नई किस्मों और तकनीकों को समय समय पर इजाद करते रहते हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं करनाल जिले में स्थित गेहूं एवं जौ अनुसंधान द्वारा विकसित गेहूं की नई विकसित किस्मों के बारे में, जो अधिक उपज के साथ पोषक गुणों से भरपूर भी है, साथ ही रोग निरोधी भी है। इस बारे में विस्तार से जानते हैं इसी संस्थान के निर्देशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह से। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से हम किसानों के मध्य पहुंचते हैं और आगे भी आपके और हमारे प्रयास से किसानों का भला होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। आपको जान के हर्षी होगा और आप सब लोगों को पता है कि पिछले वर्ष हमारे संस्थान से 3 नई किस्में निकाली गई थी, DBW 187, DBW 222 और DBW 303। ये तीनों किस्में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं और इनसे किसानों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और आज के तारीख में ये तीनों किस्में बहुत ज़्यादा मांग वाली किस्में हैं और हर प्रांत का किसान इसके बीज की चाहत में है और हमारा भी प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका बीज मुहैया कराएं, उतना ज़्यादा हमको सफलता मिलेगी। गेहूं की नई किस्मों से किसान होंगे माला माल। गेहूं की नई किस्मों की जाने पैदावार और खासियत। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की 3 नई किस्में। खास बात यह है कि तीनों ही किस्में पीला रतुआ रोधी हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे में किसानों को इन किस्मों को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड पर खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और इसके व्यावसायिक इस्तेमाल से किसानों की आय बढ़ेगी। ये किस्में उत्पादन और पोषक तत्वों के लिहाज से उत्तम मानी गई हैं और इन किस्मों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अभी हाल में संपन्न जो गेहूं के जो वैज्ञानिक हैं उनके सम्मेलन में अगस्त माह में 9 नई किस्मों का निर्धारण किया गया है, जो किसानों के लिए की गई हैं विभिन्न प्रांतों के लिए। हमारे संस्थान से 3 नई किस्में DBW 296 जो कम पानी के लिए हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के लिए है, वो की गई है। और ये कम पानी यानी 1 पानी तक भी इसका उत्पादन की क्षमता 50 से 52 क्विंटल तक है और साथ ही इसका जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी अच्छी है। ख़ास तौर से जो बिस्किट की क्वालिटी है इस गेहूं के उत्पादन से बहुत अच्छी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो 2 अन्य किस्में DBW 327 और DBW 332, ये दोनों किस्में बहुत ही ज़्यादा उच्च उत्पादन की क्षमता रखती हैं और इनका उत्पादन की क्षमता करीब करीब 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मेरी किसानों से आग्रह है कि बहुत जल्द हम इसका बीज लेके किसानों के मध्य आएंगे। ये किस्में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह में बोने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और इसका एक विशेष पैकेज प्रैक्टिस है जो किसानों को मुहैया कराया जाएगा बीज के माध्यम से, जिससे कि वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। फसल सुधार अन्वेषक ने कहा है कि अब किसानों को उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता और पोषण पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें फसल बीजने से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। किसान इन किस्मों को पैदा कर उनके व्यावसायिक इस्तेमाल से अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं।
इनमें से कुछ किस्में ऐसी हैं जो बिस्किट, ब्रेड इत्यादि के लिए उत्तम है। खारा पानी है या भूमि जो बीमार जो भूमि है उसके लिए भी कई किस्में KRL 1-4 से लेके KRL 219 तक हमारे पड़ोस में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से कई किस्में और हमारी भी कई किस्में जो उसके लिए उपयुक्त पाई गई हैं। और जहाँ भी पानी की समस्या हो, जो मीठा पानी ना हो या ज़मीन में लवणता की मात्रा जो नमक ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में मेरा यही आग्रह है कि जो नॉर्मल किस्में हैं उनको लगाने के बजाय जो KRL 218, 219 वगैरह है उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा उसका। देखिए, जो समय समय पे आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम किसानों को अवगत कराते रहते हैं। जो अवगत कराने का हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसके मध्य भी हमारा जो विस्तार का विभाग है वो प्रयास करता है किसानों को उचित किस्मों के चुनाव में जो भी जरूरी जानकारी है वो किसानों को पहुंचाई जाए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर सही किस्म का चुनाव नहीं किया गया तो उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए मेरा यही आग्रह है कि जो आपके प्रांत के लिए, आपके इलाके के लिए और किस समय पे बोना है, या अगेती बोना है या पिछत्ती बोना है या खारे पानी का जैसा आपने जिक्र किया, वो सब परिस्थितियों के लिए अलग अलग किस्मों का विकास किया जाता है। हालांकि बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो हर परिस्थिति में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि DBW 187 एक ऐसी किस्म है कि जल्दी बो, देर से बो, बीच में बो, मेरे ख्याल से बढ़िया उत्पादन उसका आता है। DBW 187 की बात अगर करते हैं हम करण वंदना की, तो ये एक अकेली ऐसी किस्म है जो पूरे संपूर्ण भारत में करीब 90 से लेकर 95% एरिया में लगाए जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त पाई गई है। तो मेरा यही सलाह है कि अगर कुछ ना मिले तो DBW 187 का बीज हासिल करें और किसी भी राज्य में लगाएं, वो वहाँ पे अच्छा ही उत्पादन देगी। पहले साल में अगर बीज प्राप्त करना है तो आप हमारे संस्थान में आइए। किसी अन्य व्यक्ति के पास, किसी अन्य प्रतिष्ठान के पास, किसी और फर्म के पास इन किस्मों का बीज निश्चित तौर पे नहीं होगा, और अगर वो दावा करते हैं इस बात का कि उनके पास बीज है तो वो निश्चित ही नकली होगा। तो इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और देखभाल करें कि उनको नुकसान न होने पाए और ऐसी कार्य न करें जिससे उनको आर्थिक तौर पर लाभ न पहुंचे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने देरी से तिल की बुवाई की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इस फसल की अच्छी बढ़वार हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो तिल की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को और किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं तिल की फसल की। तो इसमें सब पहले हम बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसलों का खरपतवार मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। कीट और व्याधियों के लिए भी ये आश्रय का कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने खेतों को जो है खरपतवारों से मुक्त रखें। वर्तमान समय में आपने 1 या 2 बार जो है निंदाई गोड़ाई का कार्य कर लिया होगा, और यदि फिर भी आपको अपने खेत में जो है खरपतवार दिख रहे होंगे तो आप एक बार और उसका अच्छे से निंदाई गोड़ाई कर लीजिए। और हैंड हो और खुरपा, ये सारी जो हस्तचलित यंत्र हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 10 से 15 दिन की है तो आप रासायनिक खरपतवार नाशक आइसोप्रोट्यूरान का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लगभग 300 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में प्रयोग करें। वर्तमान जो समय है उसमें कहीं कहीं पर हल्की बारिश जो है हो रही है, और तिल की जो फसल है उसमें ज़्यादा जल की तो आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लंबा ड्राई स्पेल कहीं पर चल रहा होगा, मतलब लंबे समय से अगर बारिश ना हुई हो, तो आप हल्की सिंचाई जो है कर सकते हैं अभी वर्तमान
समय को देखते हुए जब आपकी फसल जो तिल की है उसमें घेटियां बन रही होगी तो ये जल के लिए क्रांतिक अवस्था है। अगर कहीं पर बारिश ना हुई हो किसी क्षेत्र में तो आप हल्की सिंचाई जो है इसके लिए कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जहाँ ज़्यादा बारिश हो गई हो या लगातार बारिश हो रही हो वहाँ पर जल निकास की उचित व्यवस्था का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर 24 से 48 घंटे भी आपके खेतों में पानी जो है रुक जाता है तो इसमें कई सारे रोग होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन की। तो सामान्यतः इसमें पोषण प्रबंधन की उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जहाँ कहीं आपको फसल जो है कमज़ोर दिखाई दे रही हो तो वहाँ पर आप जल में घुलनशील 0050 या 05234 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं जहाँ पर फसल कमज़ोर दिख रही हो। अगर आपकी फसल अच्छी है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फसल से अच्छी उपज के लिए यह भी जरूरी है कि फसल रोग और कीटों से मुक्त रहे। इस फसल में रोग कीटों की समस्या अधिक आती है, इसलिए इनका प्रकोप अधिक होने से पहले ही जरूरी उपायों को अपनाएं। तो हम बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले प्रमुख कीट की। तो इसमें जो है माहो, कभी कभी माहो का प्रकोप देखा जाता है, या तो फिर कहीं कहीं पर मोथ कीट जो है दिखाई देता है, या चने की इल्ली भी कहीं कहीं पर देखी जाती है। तो आप इसके लिए जो सामान्यतः कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 ml की प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तिल की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों की। तो इसका जो प्रमुख रोग है वो है जड़ सड़न रोग। तो उसके लिए किसान भाइयों, जैसा कि लगातार 24 से 48 घंटे तक अगर आपके खेतों में नमी बनी हुई है तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है पूरी लहलहाती फसल जो है मुरझा जाती है और फिर आगे आने वाले समय में उससे उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है। तो आप इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो जल निकास की उचित व्यवस्था रखें अपने खेतों में जहां आप तिल की फसल ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको रोग दिख रहा है अपने खेतों में तो आप रेडोमिल दवा का छिड़काव जो है 2 ml या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप उसको मिलाकर अपने खेतों में अच्छी तरह से छिड़काव कर दें तो वो काफ़ी हद तक इस रोग से आपको सुरक्षा कर सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले फफूंद जनित रोगों की। पत्ती धब्बा जो रोगों की बात कर लेते हैं तो इसमें है एक तो अल्टरनेरिया होता है और एक सर्कोस्पोरा जो है रोग होता है। पत्तियों का झड़ना जो है लगातार अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में अल्टरनेरिया या सर्कोस्पोरा का जो है प्रकोप हो चुका है। तो आप इसके नियंत्रण के लिए किसी भी सिस्टमिक फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे M45 हो गया, Z78 हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, मेन्कोजेब हो गया। किसी भी सिस्टमिक फंगीसाइड का उपयोग जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और एक इसमें लगने वाला जो सबसे प्रमुख रोग है वो है सीसमम फाइलोइडी। तो इसका सिम्टम्स जो है कि ये पूरी पत्तियों को, फूल जो है पत्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं, गुच्छा नुमा आपको दिखाई देगा कहीं कहीं पर अपने खेतों में, जिससे क्या है क्लोरोफिल जो है पत्तियों में नहीं बन पाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे उत्पादन जो है बहुत कम हो जाता है। ऐसे पौधे अगर आपको अपने खेत में दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पौधों को जड़ सहित उखाड़ के खेतों से बाहर कर दें या कहीं मिट्टी में दबा दें। जैसा कि इसके जो रोगवाहक कीट हैं उसका अगर आप नियंत्रण करना चाहें तो आप उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड जो है 0.5 ml की दर से आप प्रति लीटर पानी में उसको घोल बनाकर आप उसका छिड़काव करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अरहर की खेती बहुत से किसान भाइयों ने की है, चूंकि इस फसल में एक मुख्य बीमारी उकठा लगती है जिससे फसल सूख जाती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
अरहर फसल में सबसे ज़्यादा समस्या, जो बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उकठा रोग की है और हमारे किसान भाई से बहुत परेशान रहते हैं। कई बारी वो अगर लगातार अरहर खेत में लगा रहे होते हैं तो उससे पूरी फसल सूख जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो फ्यूजेरियम विल्ट है, ये मिट्टी में जो इसके जीवाणु हैं वो उसमें रहते हैं और इस वजह से ये शुरू में ये सूखना शुरू होता है और इसके जो तने हैं वो सबसे आखिर में सूखते हैं, वो हरे रहते हैं। और अगर आप सूखने की समस्या है तो अगर इसको आप जड़ से उखाड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से आपके हाथ में नहीं आएगा, बहुत समय लगता है इसको उखाड़ने में, बहुत ताकत चाहिए होता है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। मेरी ये सलाह होगी कि जहाँ भी अगर उकठा रोग की समस्या अरहर के फसल में है तो जो रेसिस्टेंस वैरायटी है, मतलब ऐसी किस्में हैं जिनमें वो किस्में सक्षम है इस बीमारी से लड़ने के लिए, उसमें इस बीमारी का असर कम होता है, ऐसी किस्मों को लगाना चाहिए। और बहुत सारी किस्में हैं हमारे साथ में, जैसे कि IPA 203 है या फिर बिरसा अरहर 1 है या फिर बहुत सारी किस्में हैं जिसमें ये बीमारियां नहीं लगती हैं। तो आपको चाहिए कि उन किस्मों को लगाएं या फिर अगर आपको और सावधानी बरतनी हो तो 2 साल के बाद अरहर के खेत को बदल देना चाहिए, क्योंकि इसका निदान थोड़ा मुश्किल है। निदान में आप सही किस्म आप चुनें या फिर आप खेत को बदल दें। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, उकठा रोग के लिए आपके पास जो निदान है वो निदान या तो रोग रोधी किस्म आप लगाएं या फिर आप खेत को बदल दें। कोई भी दवा बहुत कारगर नहीं है, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बीमारी है वो मिट्टी में होती है, स्थिर होती है और उसकी वजह से इसमें आपको या तो रोग रोधी किस्म लगाने की आवश्यकता है या फिर आप फसल चक्र अपनाएं, आप खेत को बदल दें और यही सही निदान है। कोई भी अभी दवाएं जो हैं उतनी कारगर नहीं हैं जिससे कि इन बीमारी की रोकथाम की जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम विजयपुरा, जिला जयपुर के कृषक राम सेवक ने। आप खेती के लिए बनाई गई जुगाड़ मशीन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राम सेवक जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। यह है कोरिया चंद्रनगर के रहने वाले आशीष अवस्थी। लगभग 5 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और खेती की जुताई एवं गुड़ाई के लिए उन्होंने कबाड़ के स्कूटर और दूसरे कई कबाड़ के पार्ट जोड़कर जुगाड़ से एक मिनी ट्रैक्टर बना डाला। उनका ये आविष्कार न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि उसकी कई सारी खूबियां भी हैं। पुराने स्कूटर से बनाई हुई जुगाड़ है। इसका मुख्य काम छोटी बागवानी और सब्जी की जगह पे जुताई और गुड़ाई करना है। वैसे इसमें मैक्सिमम जो सामान लगा है वो
कबाड़ का सामान है, कहीं से इसमें कोई वैसा मार्केट का सामान नहीं लगा है। इस जुगाड़ वाले आविष्कार से 3 से 4 एकड़ की जमीन की आराम से जुताई की जा सकती है। ये मशीन फसलों की कुढ़ाई भी कर सकती है। खपत की बात करें तो इसमें 1 घंटे में 700 से 800 ग्राम पेट्रोल लगता है। छोटे किसानों और बागवानी का काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत कारगर है। फसलों में कई बार खरपतवार उगाती है और इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई कंपनियों के पावर वीडर मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन उनकी लागत 40 से 50 हजार होती है और ऐसे में छोटे किसानों के लिए उसे खरीदना मुश्किल होता है। लेकिन आशीष अवस्थी के द्वारा बनाए हुए स्कूटर कम ट्रैक्टर की लागत महज 5 से 6 हजार रुपए है। इसमें गुड़ाई का काम करता है और यहाँ से खुल के दूसरा हल भी सेट हो जाता है। ये वाला हल है, ये पूरा जुताई का काम करता है। यहाँ पे इसके बोल्ट खोल के डिसेंबल करके इसको यहाँ पे लगा देते हैं आराम से और लगभग 1 घंटे में 700 से 800 ग्राम के लगभग पेट्रोल लेता है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसमें पीछे एक पहिया दिया है, जो पहिया आराम से इसको चलने में सपोर्ट करता है। 2 से 3-4 एकड़ तक के किसानों के लिए लगभग ठीक ठाक तरीके से काम कर सकता है। आशीष अवस्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और शुरू से ही उन्हें कुछ अलग करने की मन में ठान रखी थी और अब आधुनिक खेती के साथ साथ इस जुगाड़ की मिनी ट्रैक्टर को लेकर वो खासा चर्चाओं में हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।